Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं the most important question and answers of this drama that we have studied, that is The Dear Departed. Okay, so let us see. First question है, why is Mrs. Slater anxious about receiving the Jordans before time? Mrs. Slater और जॉर्डन्स कौन है, क्या है पूरी की पूरी स्टोरी? बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन आंसर्स फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं स्टोरी। तो मिसेस स्लेटर जो है वो एबल मैरीवेदर जो ग्रैंडफादर हैं उनकी बेटी है, ठीक है। नाउ और जो जॉर्डन है वो भी उनकी बहन है, मिसेस जॉर्डन जो है वो उनकी बहन है मिसेस स्लेटर की। मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन जो है वो दोनों बेटियां हैं एबल मैरीवेदर की, ठीक है ना। वो दोनों अलग अलग घरों में रहती हैं, उनकी शादी हो चुकी है, ठीक है ना। विक्टोरिया जो है वो स्लेटर्स की बेटी है एंड वो भी साथ में रहती है स्लेटर्स के ऑब्वियसली। और जो एबल मैरीवेदर हैं वो अभी एट दिस टाइम मिसेस स्लेटर के साथ में रहते थे उनके घर पे, अपनी बेटी के घर में। नाउ ये बात बताती हैं मिसेस स्लेटर मिसेस जॉर्डन को टेलीग्राम के थ्रू बताती हैं कि एबल मैरीवेदर जो है वो पास अवे हो गए हैं, ही इज डेड। उनको ये लगता है। नाउ अब वो सब लोग ब्लैक कपड़े पहने होते हैं, मोर्निंग वाले कपड़े उनको कहते हैं। मॉर्निंग नहीं, मोर्निंग इज लाइक शोक मनाने के लिए आप जो कपड़े पहनते हो वो वाले होते हैं मोर्निंग के कपड़े। कोई मर गया है तो उस टाइम पे जो पहने जाते हैं, तो वो लोग ब्लैक कपड़े पहने होते हैं। जॉर्डन्स भी आते हैं, जो एलिजाबेथ जॉर्डन है उनकी वाइफ, क्या बोलते हैं, बेन जॉर्डन की, वो दोनों सब साथ में आते हैं, दोनों ब्लैक कपड़ों में, और आते हैं शोक मनाने के लिए एक तरीके से। बट वो लोग देखते भी नहीं हैं एबल मैरीवेदर की बॉडी जो ऊपर वाले रूम में होती है, और वो लोग आते हैं, चाय पीने बैठ जाते हैं, फिर बातें करने लगते हैं, एड में क्या छपवाएंगे, क्या दुनिया को बताएंगे, न्यूज़पेपर में क्या छपवाना है। एंड फिर उसके बाद आ जाते हैं चीज़ों के डिस्कशन पे कि मतलब बेसिकली कि क्या इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, क्या जायदाद मिलेगी, आपस में एकदम वो सब चीज़ें वो लोग करने लगते हैं। जब जॉर्डन्स आए थे उससे पहले ही मिसेस स्लेटर ये सब चीज़ों के बारे में सोचने लगी थी, और जॉर्डन्स आए उससे पहले ही दादाजी के कमरे से, एबल मैरीवेदर के कमरे से अच्छा सा जो ब्यूरो है, जो जिसमें ड्रॉर्स होती हैं, एक बहुत अच्छी सी टेबल होती है, वो ब्यूरो अपने पास उन्होंने नीचे वाले फ्लोर पे रख लिया था, ताकि जब बेन जॉर्डन और मतलब एलिजाबेथ जॉर्डन आए, उनकी बहन आए अपने हस्बैंड के साथ, उससे पहले ही वो टेबल जो ब्यूरो है वो अपने पास रख लें और जॉर्डन को शक नहीं हो इस बात का कि उन्होंने अपने पास रख ली है। साथ में वो एक घड़ी भी ले आती हैं, साथ में वो अपने फादर की जो चप्पलें हैं, स्लीपर्स हैं, वो भी अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि ये नई चप्पलें तुम पहन लो। बेसिकली किसी को मतलब नहीं होता है, किसी को एक्चुअल में फीलिंग्स, एक्चुअल में उदास नहीं है कोई कि एबल मैरीवेदर उनके फादर जो है वो ही इज डेड। बस सब लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इंश्योरेंस के पैसे चाहिए, मतलब सब लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है एक्चुअल में, किसी के लिए वो डियर नहीं है। नाउ क्या होता है, वो लोग विक्टोरिया को भेजते हैं ऊपर कि जाओ कुछ चाबी वाबी या कुछ लेके आओ ऊपर से कमरे से। तो विक्टोरिया देखती है अरे दादाजी तो हिल रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो वो फटाफट आती है नीचे और वो बताती है कि दादाजी तो, ग्रैंडफादर तो जिंदा है। उतने में एक्चुअल में एबल मैरीवेदर नीचे उतर के आ जाते हैं, सब देख के हैरान, शॉक कि ये तो जिंदा है, ये तो ही इज तो अलाइव। और अब एबल मैरीवेदर के सामने वो लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे तो वो किसी और की शोक के लिए ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं उन लोगों ने। बट बता ही देते हैं वो लोग आपस की लड़ाई में ये वाली बात कि उनको एक्चुअल में लगा था एबल मैरीवेदर जो है वो डेड हो गए हैं। फिर उसके बाद वो एलिजाबेथ जो है वो मिसेस स्लेटर का बता देती है, मिसेस स्लेटर एलिजाबेथ का बता देती हैं कि एलिजाबेथ ये बोल रही थी कि आपने गोल्ड वॉच उनके बेटे को दी है। एलिजाबेथ बता देती है कि इन्होंने आपका ब्यूरो और क्लॉक चुराया है, उनको लगा था जबकि आप मर गए हो। तो ये सब चीज़ें करके लड़ाई करने लगती हैं वो अपने फादर के सामने। ये सब देख के एबल मैरीवेदर को होता है दिल से बहुत ज़्यादा दुख कि अगर कल को मैं चला गया तो इन लोग को मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये लोग तो मेरी चीज़ों के पीछे लगी हुई हैं, चीज़ों के पीछे लड़ रही हैं। तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, वो बोलते हैं मैं अपनी विल चेंज कर रहा हूँ। विल यानी कि वसीयत, जायदाद में किसको कितना हिस्सा मिलना है वो लिखते हैं उसमें। बोलते हैं मैं विल अपनी चेंज कर रहा हूँ, मैं विल इसको उसको दूंगा, उस इंसान को जिसके साथ मैं रह रहा हूँगा जिस दिन मैं एक्चुअल में मर जाऊँगा। तो जब
वो दिन आएगा तब मैं जिसके साथ भी होऊंगा तब मैं उसको पूरी की पूरी जायदाद दूंगा। एंड वो बोलते हैं वो रीमैरी कर रहे हैं मिसेस शोरॉक्स को। मिसेस शोरॉक्स एक विडोड लेडी हैं जिनके हस्बैंड हैज पास्ड अवे, तो वो उनसे शादी कर रहे हैं एंड अब वो उनके साथ रहेंगे। वो बोलते हैं मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगा, अपनी दोनों बेटियों को बोलते हैं ये बात और घर से चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग भी शादी में इन्वाइटेड हो। तो ये करके जो हमारा जो प्ले है वो खत्म होता है। पूरे के पूरे प्ले में यही बात बताई गई है कि रिस्पेक्ट करो एल्डर्स को और उनको एक्चुअल में प्यार करो, सिर्फ उनके पैसों को जायदाद को प्यार मत करो। तो दिस इज द थिंग। नाउ अभी बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाई इज मिसेस स्लेटर एंग्शियस अबाउट रिसीविंग द जॉर्डन्स बिफोर टाइम। जॉर्डन्स टाइम से पहले आ जाएंगे। इस बात पे एंग्शियस, चिंता में क्यों है मिसेस स्लेटर? Mrs. Slater is anxious because she wants to shift grandfather Abel's bureau and claim it as her own before her sister Mrs. Jordan arrives and disputes over it. Mrs. Slater चाहती थी Mrs. Jordan आए, उनकी बहन लड़ाई करें ब्यूरो को रखने के लिए, अपने पास लड़ाई झगड़ा हो, इससे पहले ही मैं उठा के अपने उनके कमरे से, ग्रैंडफादर के कमरे से अपने पास ले आऊं ब्यूरो, ताकि वो लड़ नहीं पाए। तो इसीलिए वो एंग्शियस थी कि अगर वो जब शिफ्ट कर रही हो ब्यूरो को नीचे, तभी अगर एलिजाबेथ मिसेस जॉर्डन आ गई तो फिर क्या होगा। इसीलिए शी वॉज एंग्शियस, क्योंकि वो चाहती थी उनके आने से पहले ही वो ब्यूरो को शिफ्ट कर ले। What does Mrs. Slater tell Henry to justify him wearing Abel's slippers? जब मिसेस स्लेटर बोलती है अपने हस्बैंड को, हेनरी को, कि तुम मेरे फादर की, एबल की चप्पलें पहन लो, ग्रैंडफादर की, तो वो कैसे जस्टिफाई करती हैं? She says she told Henry to wear the slippers to stretch them out because they were new and hard. This is a lie to cover up her greed. जब एबल देखते हैं, जब वो नीचे आ जाते हैं, सबको पता चल जाता है अरे ये तो जिंदा हैं, वो बैठे होते हैं, तो वो देखते हैं हेनरी ने उनकी चप्पलें पहनी हुई हैं। तो मिसेस स्लेटर ये बात को कैसे जस्टिफाई करती हैं? मिसेस स्लेटर बोलती हैं कि मैंने हेनरी को इसलिए दी थी ये चप्पल क्योंकि ये नई चप्पलें हैं, तो आपके पैरों में बहुत हार्ड लगेंगी, तो इसीलिए वो पहले उसको पहन के थोड़ा सॉफ्ट कर दे, थोड़ा स्ट्रेच आउट कर दे, ताकि वो आपको चुभे नहीं, काटे नहीं आपको वो चप्पलें, तो इसीलिए स्ट्रेच आउट कर दे वो, बिकॉज दे वर न्यू एंड हार्ड। इस बात से वो अपना लाई कवर अप करना चाहती थी, अपना झूठ कवर अप करना चाहती थी, क्योंकि उनकी झूठ क्या था, वो बहुत लालची थी। ठीक है। What does the family's response to Abel's supposed death reveal? सपोजेड डेथ थी कि मतलब सबको लग रहा था कि एबल जो है वो डेड हो चुके हैं, ही इज डेड, बट ही वाज नॉट डेड। तो इस सपोजेड डेथ से फैमिली के बारे में क्या रिवील होता है, क्या हमको पता चलता है? इससे पता चलता है देयर रिस्पॉन्स रिवील्स सेल्फिशनेस एंड हिपोक्रेसी। पूरा का पूरा जो उनका रिस्पॉन्स है, इट इज फिल्ड विथ सेल्फिशनेस। बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं एंड हिपोक्रेटिक लोग हैं। सेल्फिश लोग हैं, अपने अपने बारे में सोचते हैं। हिपोक्रेटिक लोग हैं, मतलब जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, बोल रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं ब्लैक कपड़े पहन के कि भाई जैसे तो शोक में है, उनको बहुत बुरा लगा है, उनके फादर चले गए हैं तो वो दुख में है, लेकिन एक्चुअल में वो दुखी है ही नहीं, वो तो अपनी बस जायदाद, पैसों, इस सब के बंटवारे में लगे हुए हैं। ठीक है। इंस्टेड ऑफ मोर्निंग सिंसियरली दे फोकस ऑन डिवाइडिंग हिज पोजेशंस एंड शोइंग ऑफ फॉल्स ग्रीफ। तो वो फॉल्स ग्रीफ मतलब झूठा दिखावा कर रहे हैं कि वो दुख में, एक्चुअल में दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन मटीरियल पोजेशंस, चीज़ों के पीछे वो उसमें उलझे हुए हैं। What shocks the family when Abel walks into the room? जब एबल जो ग्रैंडफादर हैं रूम में चल के आ जाते हैं, तो क्या बात शॉक कर देती है फैमिली को? They are shocked to see Abel alive. ये बात अपने आप में इतनी शॉकिंग है कि एबल चल के अंदर आ गए, क्योंकि एबल को तो वो कंसिडर कर रहे थे दैट ही इज डेड, बट ही इज नॉट डेड, ही इज अलाइव। तो एबल इज अलाइव, ये बात सुन के, ये बात देख के वो सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अज्यूम कर लिया था, एज दे हैड अज्यूम्ड ही वाज डेड एंड हैड ऑलरेडी स्टार्टेड फाइटिंग ओवर हिज बिलोंगिंग्स। दे ऑलरेडी अज्यूम्ड कि ही वाज डेड, और वो लोग ऑलरेडी लड़ रहे थे उनकी बिलोंगिंग्स के लिए, उनकी विल के हिस्से के लिए, उनकी इंश्योरेंस मनी के लिए। तो जब एबल खुद चल के रूम में आ गए तो दे वर ऑल शॉक्ड। Why does Abel decide to change his will? एबल ने क्यों डिसाइड किया कि मैं अपनी विल चेंज कर दूंगा? तो एबल डिसाइड टू चेंजेस हिज विल, अपनी विल जिसमें वो लिखते हैं ना कि आप कितनी चीज़ें अपनी प्रॉपर्टी में क्या किसको दे रहे हो, वो अपनी विल चेंज कर देते हैं बिकॉज ही फील्स बिट्रेड
एंड अनलव्ड बाय हिज डॉटर्स। उनको लगता है कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, ये तो मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता है। यहाँ पे दोनों मेरी बेटियां जो हैं वो दे वर मोर इंटरेस्टेड इन हिज पोजेशंस दैन इन हिम। वो सिर्फ उसके पोजेशंस, उसके ब्यूरो, उसकी क्लॉक, उसकी स्लिपर्स, उसकी इंश्योरेंस मनी, इस सब के पीछे, उसकी गोल्ड वॉच, इस सब के पीछे लड़ रही थी। वो देखा उन्होंने एंड ही वॉज वेरी वेरी सैड, ही फेल्ट अनलव्ड बाय हिज डॉटर्स एंड दैट इज वाई उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी विल को चेंज कर दूंगा। What decision does Abel take at the end of the play? लास्ट में क्या डिसीजन लेते हैं एबल? एबल डिसाइड करते हैं कि वो मिसेस शोरॉक्स से मैरी करेंगे एंड अपनी जो प्रॉपर्टी है वो उनको दे देंगे इंस्टेड ऑफ हिज ग्रीडी डॉटर्स। उनकी डॉटर्स ग्रीडी हैं, उनको पता चल गया है अब कि बहुत लालची हैं उनकी दोनों बेटियां, तो अब वो मिसेस शोरॉक्स से शादी करने का फैसला लेते हैं एंड बोलते हैं मैं अपनी प्रॉपर्टी उन्हीं को दूंगा। नाउ what is ironic about the title The Dear Departed? The Dear Departed पूरा का पूरा टाइटल में आयरॉनिक क्या है कि मतलब जो बात कही जा रही है एक्चुअल में वो बात नहीं है, कुछ और बात है। तो क्या आयरॉनिक है इस प्ले के टाइटल में? The irony is that the departed Abel is neither dear nor actually dead। ना ही वो एक्चुअल में ऐसा डिपार्ट हुए हैं कि वो डेड हो गए हैं, that he is dead and that is why he is departed। ना ही वो डियर हैं। डियर हम किसी को प्यार से बोलते हैं, तो कोई उनसे प्यार नहीं करता है प्ले में, सब उनकी चीज़ों से प्यार करते हैं। The daughters pretend to care but they are only interested in his belongings। pretend कर रही हैं वो कि हाँ वो प्यार करती हैं अपने फादर से, but actual में they don't। and dear किसी के लिए नहीं है, वो कोई उनसे प्यार नहीं करता एक्चुअल में प्ले में। तो दैट इज वाई ये टाइटल आयरॉनिक है। ना कोई उनसे प्यार करता है, ना वो डियर है, ना वो एक्चुअल में डेड है, ना वो डिपार्टेड है। दैट इज वाई द डियर डिपार्टेड। मेन आयरनी इसमें ये है कि ही इज नॉट डियर टू एनीवन। Now what role does Victoria play in the story? Victoria जो स्लेटर्स की डॉटर है वो प्ले में क्या रोल प्ले करती है? छोटी सी बच्ची विक्टोरिया जो है वो प्ले में रिप्रेजेंट करती है इनोसेंस को एंड ऑनेस्टी को, जो पूरे अडल्ट्स जो हैं इस प्ले में वो नहीं रिप्रेजेंट करते। इनोसेंस एंड ऑनेस्टी, एक इनोसेंस, एक भोलापन, एक सच्चाई है उसके अंदर, ऑनेस्टी है उस बच्ची के अंदर। शी क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एक्शंस एंड अनइंटेंशनली एक्सपोजेस देयर ग्रीड एंड लाइज। वो क्वेश्चन करती है अपने पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स जो गलत चीज़ें कर रहे हैं वो देख के, एंड वो उनकी जो लाइज हैं, उनके जो झूठ हैं उनको, और उनकी जो ग्रीड है, लालच है, उसको अनकवर करती है, एक्सपोज करती है। एंड ये काम करती है विक्टोरिया इस प्ले में। कंपैरिजन भी एक हमको दिखने को मिलता है कि बड़े लोग कितने लगता है कि समझदार हैं बट एक्चुअल में बच्चों से भी कम समझदार होते हैं। बहुत ग्रीड और ऐसे बहुत गलत इमोशंस बड़ों में होते हैं, जबकि जो बच्ची दिखाई गई है इस प्ले में विक्टोरिया बहुत सिंसियर, बहुत इनोसेंट सी, बहुत ऑनेस्ट सी बच्ची है। नाउ हाउ डज बेन्स ओपिनियन अबाउट एबल चेंज इन द प्ले? बेन का जो ओपिनियन है एबल के बारे में, ग्रैंडफादर के बारे में, वो कैसे बदलता है प्ले में? Ben's first praises Abel when there is a chance of insurance and inheritance that he has paid the premium। जब बेन को लगता है कि एबल मेरीवेदर ने प्रीमियम जो है इंश्योरेंस का वो पे कर दिया है, पे करा हुआ होगा, तब उनको लगता है कि वाह कितने बढ़िया, नोबल, महान इंसान है, ये तो बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन जब उनको पता चलता है, बट आफ्टर ही नोज दैट ही डिडंट पे इट, शायद उन्होंने नहीं पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम, बेन कॉल्स हिम अ ड्रंकन ओल्ड बेगर। ड्रंकन ओल्ड बेगर, एक पिया हुआ इंसान जो बहुत बूढ़ा है, जो बेगर, भिखारी है, ऐसे इंसान से कंपेयर किया है दादाजी को उन्होंने, शोइंग हिज ट्रू सेल्फिश नेचर। और इससे बेन का ट्रू सेल्फिश नेचर पता चलता है कि अगर तो उनको जायदाद मिल रही है, उनकी उनसे इंश्योरेंस मनी मिल रही है, तब वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत महान बोल रहे हैं उनको, एबल को। एंड जैसे ही उनको लगा कि अरे शायद उन्होंने नहीं पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो पलट गए, तब वो उनको ड्रंकन ओल्ड वेगर जैसा बातें करके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। दैट इज हाउ बेन बहुत फटाफट अपना ओपिनियन चेंज करते हैं अबाउट एबल मेरीवेदर। What does मिसेस जॉर्डन डिस्क्राइब एज अ फेटल मिस्टेक? कौन सी बात को मिसेस जॉर्डन बोलती हैं कि ये तो फेटल मिस्टेक है, मार देने वाला, मतलब बहुत खतरनाक डेडली मिस्टेक है?
She says it was a fatal mistake to not call another doctor for Abel, implying that he could have been alive if they had called a doctor. तो वो बोलती हैं आपने एक दूसरा डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया एबल को चेकअप कराने के लिए, ग्रैंडफादर के चेकअप कराने के लिए? अगर आपने बुला लिया होता तो शायद वो मरे नहीं होते, शायद वो जिंदा होते। इस बात को वो फेटल मिस्टेक बुलाती हैं। जब स्लेटर्स ने दूसरे डॉक्टर को नहीं बुलाया, वो उसको एक गलती बोलती हैं। How is humor created in the play? Humor, थोड़ा फन, थोड़ा कॉमेडी कैसे आता है इस प्ले के अंदर? Humor is created through situational irony. Situations ऐसी बना दी गई प्ले में जिससे आयरनी कि जो बोला जा रहा है वो एक्चुअल में नहीं हो रहा है और आयरनी एक बन के आ जा रही है। एग्जैजरेटेड बिहेवियर है ना, एक्चुअल में आप दुखी नहीं हो पर मॉर्निंग वाले काले कपड़े पहन रहे हो, हर एक चीज़ एकदम एग्जैजरेटेड कर रहे हैं लोग। विटी डायलॉग्स हैं, फनी डायलॉग्स हैं, सच एज द डॉटर्स मोर्निंग अ मैन हु इज़ एक्चुअली अलाइव। और सबसे ज़्यादा ह्यूमरस बात इस प्ले में ये है कि जो बेटियां हैं, जो पूरी फैमिली है, वो मोर्न कर रही हैं, शोक मना रही हैं किसी के मरने का जो एक्चुअल में मरा ही नहीं है, who is actually alive. ठीक है, they are mourning a man who is actually alive. So that is the biggest humor. Now what does Abel's character teach us by the end of the play? Abel का जो कैरेक्टर है, एबल मैरीवेदर जो ग्रैंडफादर का कैरेक्टर है, प्ले के एंड आते आते वो हमको क्या सीख दे के जाते हैं? Abel's character teaches us the importance of self-respect and independence. अपने आप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमको एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वेदर इट्स एनीवन। यहाँ पे बात हो रही है उनकी खुद की बेटियों से इंडिपेंडेंट होने की। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आपका कोई पार्टनर है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी है, आपको इंडिपेंडेंट होना है सबसे। एंड दैट एल्डर्स डिजर्व जेन्युइन लव, नॉट ग्रीडी प्रिटेंडनेस। तो एबल का जो कैरेक्टर है वो बताता है सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। जब उनको लगा रिस्पेक्ट नहीं है उनकी इस घर में तो उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूँगा, तुम्हारे साथ भी नहीं रहूँगा, क्योंकि दोनों बेटियां तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती हो, मुझसे एक्चुअल में प्यार नहीं करती हो, तो मैं जाके रीमैरी कर रहा हूँ मिसेस शोरॉक से। तो वो ऐसा करते हैं। तो इससे हमको सेल्फ रिस्पेक्ट पता चलती है उनकी, उनका इंडिपेंडेंट नेचर की, हाँ वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे के भरोसे पे नहीं जी रहे, खुद से वो जी सकते हैं। एंड एल्डर्स को जो है हमको सिर्फ पैसों के पीछे या जायदाद के पीछे नहीं भागना है, उनको एक्चुअल में जो रिस्पेक्ट है और जो लव है, जेन्युइन लव एंड केयर देनी है, ना ही बस ग्रीडी रहना है उनके सामने। तो दैट इज व्हाट द प्ले टीचेस अस एंड एबल ने भी हमको यही बताया, सिखाया। Now why is the setting living room important in the plot? Living room जो setting जिसके अंदर पूरा play है वो important क्यों है plot में? ये जो setting है it highlights how family life and relationships are central to the story and the entire drama of inheritance and deception unfolds in this space. पूरा का पूरा जो drama है जिसमें deception है, inheritance की बात है, ये सब कुछ इसी space के अंदर होता है। and ये जो space है थोड़ा सा family life और relationships को दिखाती है, दर्शाती है। तो that is why this is central to the story, living room. Now why does shifting of the bureau symbolize? What does shifting of the bureau? Shift कर लिया था मिसेस स्लेटर ने मिसेस जॉर्डन के आने से पहले ब्यूरो दादाजी के कमरे से अपने पास। इससे सिंबलाइज क्या होता है? It symbolizes greed, लालच, materialism, मटीरियल चीज़ों के पीछे आपका मतलब अट्रैक्शन कि आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली। कमरे में पड़ी है अकॉर्डिंग टू देम एबल की बॉडी, एंड वहाँ से वो लोग उठा रहे हैं क्या? उनका ब्यूरो, उनका जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है, उनका जो ड्रॉर्स वाला सुंदर सा टेबल है वो शिफ्ट कर रहे हैं वो। मिसेस स्लेटर वॉन्ट्स टू क्लेम इट बिफोर कन्फर्मिंग एबल्स डेथ। भाई चेक नहीं करा उनने बार बार कि एबल एक्चुअल में डेड है कि नहीं है, और उससे पहले ही वो क्या बस चाह रही है कि उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं, उनकी चीज़ें हैं, वो अपने पास रख लें। तो ग्रीड और मटीरियलिज्म और लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली, ये सब सिंबलाइज करता है ये एक्शन।
shifting of the bureau. Now how does the play criticize social values? Social values को देखो बेटा, ये भर भर के प्ले जो है क्रिटिसाइज कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, बोल रहा है कि सोशल वैल्यूज जो हैं वो पूरी की पूरी मर चुकी हैं लोगों के अंदर से. द प्ले क्रिटिसाइजेस द डिक्लाइन ऑफ फैमिली वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. एक फैमिली वैल्यू जो होती है कि भाई आप अपनी बहन के साथ अच्छे से रहोगे, आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करोगे, ये सब कुछ चीज़ें इस प्ले से मिसिंग हैं. कैरेक्टर्स जो हैं दे आर क्वाइट ऑपोजिट, कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट. बहनों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही है, बस पैसों के बात कर रहे हैं सब लोग. उनके फादर एक्चुअल में डेड हैं कि नहीं है वो चेक भी नहीं कर रहा है कोई, बस उनकी चीज़ों को बांटना शुरू कर दिया है. तो ग्रीड और ये सब चीज़ों को बता रहा है ये प्ले. फैमिली वैल्यूज जा चुकी हैं, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स जा चुकी है, एंड इट मार्क्स द हिपोक्रेसी ऑफ प्रिटेंडिंग ग्रीफ टू गेन इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस चाहिए, बस पैसे चाहिए, जायदाद चाहिए, उसके लिए ग्रीफ जो है, दुख है, अपना शोक जो है वो प्रिटेंड कर रहे हैं. बस काले कपड़े पहनने से आप ये बता रहे हो, जता रहे हो कि जैसे तो आप दुखी हो. कपड़े चेंज करने से दुखी या इमोशंस थोड़ी ना जताते हैं. इमोशंस तो अंदर से फील करने वाली चीज़ होती है, पर वो एक्चुअल में फील नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं. एंड एक्चुअल में उनकी अंदर से फीलिंग क्या है कि बस हमको जायदाद चाहिए, पैसे चाहिए. दैट इज ऑल व्हाट द प्ले क्रिटिसाइजेस कि सोशल वैल्यूज जो है, फैमिली वैल्यूज जो है, रिस्पेक्ट है फॉर एल्डर्स, वो सब जा चुका है सोसाइटी में से. तो दैट इज व्हाट द प्ले इज क्रिटिसाइजिंग, जिस चीज़ की बुराई कर रहा है प्ले. तो आई होप सारे क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे. हर एक कॉन्सेप्ट आई होप इस प्ले का आपको क्रिस्टल क्लियर होगा. कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर्स यू फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन. सो go check out the website magnetbrains.com and I'll see you guys in the next video. Until then, keep learning.